हमास के साथ सीज फायर को भले ही इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने नकार दिया हो, लेकिन सीज फायर के लिए हमास क्यों तैयार हुआ था, इसके पीछे एक अरब मुल्क का बड़ा हाथ था। जी हाँ, यही वजह रही कि हमास इसराइल के साथ 70 दिन के सीज फायर और साथ ही साथ 10 इसराइली बंधक भी रिहा करने पर आमादा था। वैसे तो अरब मुल्कों ने गजा को अपने हाल पर छोड़ दिया है और चुप्पी साध रखी है इसराइली आक्रामकता पर, लेकिन कतर इस दिशा में खासी पहल कर रहा था। इसके पीछे अहम वजह भी है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। कतर अरब खित्ते का वो मुल्क है जो तेल और नेचुरल गैस की दौलत से मालामाल है और इसी देश में हमास का मुख्यालय या हेडक्वार्टर भी है। वो कतर जो हमास को इसराइल के आगे झुकने से हमेशा रोकता रहा है, अचानक इसराइल से सीज फायर करने की कोशिश क्यों करने लगा था? क्या इसके पीछे गजा वालों का दर्द था जो इसराइली हमलों और रसदबंदी के बाद अब भुखमरी की कगार पर आ गए हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये ख्याल गलत भी साबित हो सकता है। जी हाँ, गलत इसलिए क्योंकि इसके पीछे न कोई मुस्लिम उम्मा का भाव है और न ही गजा की तकलीफों से सहानुभूति। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सिर्फ बिजनेस बचाने की हड़बड़ी थी जिसके चलते कतर ने हमास पर दबाव बनाया। दरअसल कतर जो रशिया यूक्रेन वॉर से पहले यूरोप को महज 2% नेचुरल गैस सप्लाई करता था, अब 8% गैस भेजता है। इतना ही नहीं, कतर पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ $1.5 ट्रिलियन के समझौते कर चुका है। इसलिए कतर अब अमन चाहता है, शांति चाहता है, जिससे कतर की गैस सप्लाई बनी रहे यूरोपियन यूनियन को। एक और वजह है कि कतर की गैस LNG के जरिए शिप से सुएज नहर के रास्ते जाती है। अगर गजा में लड़ाई बढ़ेगी तो मिस्र भी प्रभावित होगा। अगर गजा में लड़ाई ज्यादा बढ़ी तो इसराइल कतर के जहाजों को निशाना बना सकता है, क्योंकि हमास का हेडक्वार्टर कतर में है। इसराइल यूरोप पर दबाव बना सकता है कि कतर की गैस लेना बंद करें। यही वजह थी कि अमीर अरब मुल्क कतर ने 70 दिन के सीज फायर और 10 बंधकों को छोड़ने हमास को राजी कर लिया था, लेकिन इसराइल ने इस शर्त को भी मानने से इनकार कर दिया। उसने साफ कहा है कि उसका मकसद गजा पर कंट्रोल हासिल करना है और अपने सारे बंधक छुड़ाना है। ये अलग बात है कि तमाम कोशिशों के बावजूद इसराइल बंधकों तक नहीं पहुंच पाया है। इसराइल के इनकार के बाद अब अरब देश चुप हैं और इसराइल गजा पर हर दिन हमले अंजाम दे रहा है। रसद इतनी कम आ रही है कि भुखमरी के हालात हैं। सवाल यही है कि क्या गजा वालों का कोई अरब देश पुरसाने हाल नहीं है? ईरान और सऊदी के बीच में ताल्लुकात कितने भी नॉर्मल हो जाने के दावे किए जाएं, लेकिन सच्चाई इससे बरअक्स है। ताज़ा खबर यह है कि ईरान के एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर को सऊदी में गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी उस वक्त जब वो हज के लिए सऊदी पहुंचे थे। गिरफ्तार किए जाने वाले आगा गुलाम रजा कासिमियान ईरान का जाना माना चेहरा है और इस्लामिक टीवी चैनल महफिल टीवी से ताल्लुक रखते हैं। कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्कॉलर आगा कासिमियान हज के लिए सऊदी पहुंचे, वहां से एक वीडियो शूट कर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये वीडियो खासा वायरल हो गया। इसके बाद उन्हें सऊदी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल अपने वीडियो में आगा कासिमियान ने इस्लाम के 2 पवित्र शहरों वाले मक्का और मदीना के देश सऊदी में तेजी से बढ़ रहे व्याभिचार और सांस्कृतिक पतन का आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने बुराई के सारे रास्ते खोल दिए हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कारोबारियों ने काबे के आसपास के इलाकों में भी जुए के अड्डे बना लिए हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ बड़े बड़े म्यूजिक कंसर्ट हो रहे हैं। इल्जाम लगा दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे बनी उमैया का जमाना फिर लौट आया है। उन्होंने तो वहां खड़े होकर ये तक कह दिया कि अब इमाम जमाना के आने की महक महसूस होने लगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने वीडियो में दावा किया कि सऊदी में सख्ती तो बहुत है, लेकिन हज के मसाइल को समझने और जानने का कोई इंतजाम नहीं। इसके बाद सऊदी में आगा कासिमियान को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी मीडिया ने इस खबर पर काफी कुछ लिखा है और वहां के टीवी चैनल इस पर बहस भी कर रहे हैं, लेकिन सऊदी और ईरान की तरफ से अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
आपको बता दें कि इसी साल से सऊदी और ईरान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू हुई है। साल 2015 में दोनों देशों के बिगड़े संबंधों में साल 2023 के बाद कुछ गर्मजोशी आई थी, वो भी तब जब चीन ने इन दो शिया और सुन्नी ताकतों में सुलह करवाई थी। दरअसल साल 2015 के बाद से ईरानी नागरिक फ्लाइट से हज के लिए नहीं जा पाते थे, बल्कि आजमीन के ग्रुप को चार्टर प्लेन बुक करना होता था। पिछले दिनों सऊदी की रॉयल फैमिली के मेंबर और डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान अल सऊद ईरान पहुंचे थे। उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से मुलाकात भी की थी। लेकिन इस बीच ईरान के एक बड़े आलिम दीन की सऊदी में गिरफ्तारी से क्या दोनों देशों के ताल्लुकात में फिर कोई दिक्कत आ सकती है? इस पर चर्चा का बाजार गर्म है। इससे पहले भी एक शिया आलिम दीन की सऊदी में फांसी के बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए थे और ईरान में सऊदी की एम्बेसी को बंद कर दिया गया था। गौरतलब है कि सऊदी में धार्मिक और राजनीतिक आलोचना पर काफी सख्ती बरती जाती है। अब देखना होगा कि ईरान के चर्चित चेहरे और कुरान के मशहूर शिया स्कॉलर को छुड़वाने ईरान सरकार क्या कोई पहल करती भी है या नहीं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जब से वापसी हुई है तभी से उनके अलग ही तेवर दिख रहे हैं। बल्कि व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से ट्रंप काफी आक्रामक भी दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप की बात को जो भी नेता और देश मानने से इनकार कर देता है, उन्हें ट्रंप के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इसमें चाहे वो अमेरिकी नेता हो या फिर दुनिया के किसी भी देश का बड़ा नेता, पीएम या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। अब पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ ट्रंप की नोकझोंक हुई थी, जिसकी वीडियो भी सामने आई थी। तो अब ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री के ऊपर फायर होते नजर आए। खबर तो यह भी है कि ट्रंप की नेतन्याहू के साथ तीखी बहस भी हुई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल में बहस छिड़ गई, जिसमें ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत और गाजा युद्ध पर चर्चा हो रही थी। इजरायल के चैनल 12 ने सोमवार को जानकारी दी कि दोनों नेता तेहरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए एकमत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुरुवार को कॉल के दौरान नेतन्याहू से कहा, मैं ईरानियों के साथ एक कूटनीतिक समाधान चाहता हूं। मुझे एक अच्छा सौदा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। ट्रंप ने कथित तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि वो एक ऐसे समझौते की तलाश कर रहे हैं जो दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति करेगा। लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते सामान्य हो। चैनल 12 ने बताया कि कॉल का लहजा पहले से अलग लगा। ट्रंप नेतन्याहू से इन दिनों अलग चल रहे हैं। उन्होंने अपने मध्य पूर्व दौरे से भी इजरायल को दूर रखा था। हालांकि चैनल 12 ने बताया कि बातचीत आपसी समझ के नोट पर खत्म हुई। आपको बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है कि ट्रंप ने किसी बड़े नेता को फटकार लगाई हो, क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने रामाफोसा से बातचीत के दौरान एक वीडियो चलाया जिसमें शोषितों के नरसंहार के साक्ष्य दिखाए जाने का दावा किया गया था। दक्षिण अफ्रीका ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, गोरे लोग अपराध के मामले में औसतन ज्यादा निशाना बनते हैं, लेकिन देश में हत्या की दर बहुत ज्यादा है और पीड़ितों में ज्यादातर अश्वेत हैं। इसके अलावा ट्रंप यूक्रेन रूस युद्ध पर जेलेंस्की से भी भिड़ चुके हैं। वहीं वो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भी तीखी टिप्पणियां करते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप दूसरे देशों के नेताओं को धमका रहे हैं, उन्हें कमजोर जताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि उनसे ताकतवर और उनसे मजबूत इस वक्त कोई नहीं है।